रोज कचरा फेंकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती आपके शहर को बीमार बना सकती है। नीला डिब्बा या हरा डिब्बा, सही चुनाव क्या है? आज जानिए कचरा अलग क्यों है इतना ज़रूरी। आज हम जानेंगे कचरे के बारे में, यानी कि कचरा संग्रहण और निपटान के बारे में, कि इसका निपटान कैसे किया जा सकता है। कचरे के प्रकारों को देखें तो इसमें नीला कूड़ादान और हरा कूड़ादान, यानी कि दो प्रकार के कूड़ेदान इसमें मुख्य होते हैं। बाकी अलग अलग प्रकार के कूड़ादान भी हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर हम टाइप की बात करें, टोटल टाइप की, तो इसमें जो है ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, रेड डस्टबिन, येलो डस्टबिन और ब्लैक या फिर ग्रे कलर की जो डस्टबिन होती है, यानी कि इन प्रकार की 5 प्रकार की डस्टबिन देखने को मिलती है। लेकिन मुख्यतः जो है यहाँ पर 2 तरीके की डस्टबिन होगी, या तो मतलब नीले ब्लू डस्टबिन होगी या ग्रीन, यानी कि नीला या फिर हरा, इस तरीके की देखने को मिलती है। तो आज समझेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा एक होता है लैंडफिल, भराव क्षेत्र, यानी कि इस पर पार्क या खेल के मैदान बनाए जाते हैं। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र होता है, अगर आप गांव वगैरह में रहते होंगे तो आपके गाँव में या फिर आप किसी भी शहर में रहते होंगे तो जो पार्क होते हैं, है ना, पार्क या फिर जो खेल के मैदान होते हैं, वो खेल के मैदान जो बनाए जाते हैं ना, वो अगले 20 वर्षों तक यहाँ भवन निर्माण नहीं किया जा सकता उन क्षेत्रों को। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खेल के मैदान या फिर पार्क बनाए जाते हैं और उनमें अगले 20 सालों तक कोई भी घर नहीं बनाया जा सकता है, तो उनको जो है लैंडफिल या फिर भराव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आप पहचान सकते हैं कि आपके गांव में या फिर आपके शहर में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर 20 साल या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, वहाँ पर ना ही तो किसी का घर है, ना ही कुछ है, सिर्फ पार्क सा बना हुआ है या फिर खेल का मैदान इस तरीके का बना हुआ है, तो उसको लैंडफिल या भराव क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक होता है कंपोस्टिंग, यानी कि जैसे आप रहते हैं, आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं तो पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको मिट्टी में दबाकर खाद में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें, जब आप जो कूड़ा है या फिर आपका जो घर पे कूड़ा निकला हुआ है या फिर जो पौधों और जंतुओं के जो अपशिष्ट बचे हुए हैं, अगर उन्होंने उसको आपने मिट्टी में दबा दिया तो उसको जो है कंपोस्टिंग कहा जाएगा, और ये मिट्टी की उर्वरता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, वो मिट्टी के लिए लाभकारी होते हैं। ठीक है। इसलिए अब से जो आपके घर का कूड़ा होगा उसको आपने मिट्टी में दबाना ही है। ठीक है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? लाल केंचुए की सहायता से खाद बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी कि जो मतलब क्या होता है कि जो खेत होते हैं उनमें डालने के लिए खाद बनाई जाती है, लेकिन अगर खाद लाल केंचुए की सहायता से बनाई जा रही है तो उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं, उनमें गिजर्ड नामक संरचना होती है जो भोजन पीसने में मदद करती है। ठीक है। जो लाल वाले केंचुए होते हैं उनमें एक गिजर्ड नाम की एक संरचना होती है जो कि भोजन पीसने में मदद करती है, और इसके अलावा ये खाद ब्लैक गोल्ड के समान उपयोगी मानी जाती है। ओके। इसके अलावा एक चीज़ होती है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण क्या होता है कि जो कागज़ होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, कुछ प्रकार के प्लास्टिक को संशोधित करके जो नए जो सामान होता है उससे अगर नया सामान हम बनाने के लिए भेज दें, आपके पास मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे कपड़ा है, आपका पुराना कपड़ा है, अगर आपने उसको जो है दोबारा से भेज दिया नया बनवाने के लिए, तो उसको जो है नया बना दीजिए इस पुराने कपड़े का, या फिर पुराना कागज़ आपके पास था और उसको आपने रद्दी में बेचा, रद्दी वाला लेकर के गया और फिर उसको जो है उसने जहाँ पर नया कागज़ बनता है वहाँ पर दिया, तो वो सारी जो यानी कि पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको जो है यहाँ पर हम पुनर्चक्रण कहते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि सभी प्रकार के प्लास्टिक का पुनर्चक्रण संभव नहीं है। यानी कि जो प्लास्टिक होती है उसका भी पुनर्चक्रण किया जाता है, यानी कि उसको भी, यानी कि अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक का कचरा है, ठीक है, अगर मान लो आपने मतलब अगर आपके घर का कोई कूड़ा होगा तो आपने जो है उसको मिट्टी में दबा देना है, लेकिन अगर कोई प्लास्टिक का अगर आपके पास मतलब कचरा है, या फिर जो प्लास्टिक की बोतल होती हैं या फिर प्लास्टिक का जो भी सामान होता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपको जो है उसको प्लास्टिक के सामान को मतलब पुनर्चक्रण के लिए भेज देना चाहिए। ठीक है। अगर आप उसको पुनर्चक्रण के लिए भेज देंगे तो आपके आसपास का जो वातावरण होगा वो भी एकदम साफ़ हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जितनी हर प्रकार की जो प्लास्टिक होती है उसका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। अब प्लास्टिक एक अभिप्राय है या फिर वरदान है, यानी कि जैसे हम देखते हैं हमारे पास जो भी प्लास्टिक का सामान होता है, चलो ठीक है, वैसे तो जो सामान होगा, मान लो आपके पास जो भी सामान होगा घर का, अगर मान लीजिए आपके घर का कोई मतलब कूड़ा वगैरह है, या फिर आपका मतलब जो मिट्टी, ऐसी चीज़ें, यानी कि ऐसी, या फिर फ्रूट्स का कोई मतलब जो फ्रूट्स से बच जाता है, या फिर जो आपके घर पर वेजिटेबल्स होते हैं, यानी कि फल सब्जियां वगैरह, या फिर जो खाने की चीज़ें होती हैं, उनसे जो बचा हुआ वेस्ट होता है उनका, अगर आपने उनको जो है मतलब उनको जो है आपने मिट्टी में दबा दिया, तो फिर वो तो हो गया, चलो उससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, वो अच्छी चीज़ है ज़मीन के लिए। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक के साथ ऐसा किया, तो जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाएगी। और प्लास्टिक कभी गलती नहीं है, यानी कि वो कभी जो है मिट्टी उसको जो है अपने अंदर नहीं लेती, और ऊपर से जो मिट्टी है वो भी ख़राब हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि आखिर जो प्लास्टिक होती है वो एक अभिशाप है हमारे लिए, या फिर ये वरदान है, यानी कि हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। तो प्लास्टिक का उपयोग सुविधाजनक है, यानी कि अगर आप इसका सही से उपयोग करते हैं, अब सारी चीज़ जो है वो इस पर, यानी कि एक वर्ड में आप इसको कह सकते हैं कि उपयोग के ऊपर बात है। ठीक है, अगर आपने इसका सही से उपयोग किया है तो फिर ये आपके लिए सुविधाजनक होगी, और आपने इसका गलत उपयोग किया है तो फिर आपके लिए ये हानिकारक होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इसका निपटान एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो जैव नवीनीकरणीय होता है, ये एक नहीं होती है, यानी कि जैव नवीनीकरणीय ये नहीं है, यानी कि दोबारा से मिट्टी में डाल के इसको मतलब मिट्टी इसको नहीं सोख पाती है। प्लास्टिक जलाने से हानिकारक होती है, यानी कि इसको जलाया भी नहीं जा सकता, उससे जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें निकल जाती हैं। अगर आप अब तक प्लास्टिक की चीज़ों को जलाते थे तो आपसे नहीं जलाना है आपने, क्योंकि इससे बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं, और अगर वो उन गैसों को, अगर वो आपके अंदर चली जाएँ या फिर आपके आसपास के वातावरण में आ जाएँ, और वो फिर ऑक्सीजन के ज़रिए वो आपके अंदर जाती हैं, तो फिर वो बहुत भयंकर बीमारी को लेकर के आती हैं, और साथ में जो कैंसर जैसी जो बीमारियाँ होती हैं हानिकारक, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो उनसे पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो अब से आपको जो है प्लास्टिक को बिल्कुल भी ना ही तो जलाना है, और ना ही उसको ऐसे ही फेंक देना है, बल्कि आपको जो है उसको पुनर्चक्रण के लिए दोबारा से भेज देना है। अब एक देखो, ये 3 शब्द आते हैं, ट्रिपल आर। ठीक है, ट्रिपल आर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक आर तो है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज़, तीसरा होता है रिसाइकल। देखो, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कचरे का उत्पादन ही कम करें। पहली तो चीज़, तो इसका 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं 3 आर के रूप में। या तो आप उसका यूज़ ही कम करें, बहुत कम यूज़ करें, और अगर आपने उसका यूज़ किया है, यानी कि तो फिर उसको रीयूज़ कर लें, यानी कि फिर से उसका पुनः उपयोग कर लें, फिर दोबारा उसको उपयोग कर लें। वस्तुओं को फेंकने के बजाय बार बार उसको उपयोग करें। या फिर आप जो है तीसरा जो आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है वो है रिसाइकल का, या फिर आप उसको जो है पुनर्चक्रण के लिए भेज दें, और कचरे से कई नई चीज़ें जो हैं उसको बना लें आप। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका जो पर्यावरण है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं चैप्टर के निष्कर्ष के बारे में। तो कचरे का प्रबंधन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक नागरिक के रूप में हमारी भागीदारी, आप सबकी भागीदारी, हमारी भागीदारी, जन भागीदारी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए अपने आसपास का जो पर्यावरण है वो साफ़ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अब से आप अपने आसपास के पर्यावरण को साफ़ रखेंगे। ओके, तो बाकी आपकी इस पूरी वीडियो को लेकर के क्या राय है, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आगे आने वाली वीडियोस आपको किस मतलब, ये तो हमारी जो आज 6 क्लास की जो एनसीईआरटी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आज के सेशन में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। आने वाले सेशंस में हम 7th क्लास 8th क्लास, ये सारी जो एनसीईआरटीज़ हैं इसके आगे की जो है इन सबको कंप्लीट करेंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप कुछ राय वगैरह देना चाहते हैं, या फिर आप कौन सी क्लास की एनसीईआरटी मतलब पढ़ना चाहते हैं, 7, 8, 9, 10th या फिर 11th या फिर 12th, यानी कि कौन सी क्लास की आप पढ़ना चाहते हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।